हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल MS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अध्याय 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या क्या सिफारिशें की गई थी। ये हमारी 10वीं क्लास है आज की। इसके पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों को पिछली क्लासें देखनी हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब बिना देरी किए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 सन 1986 में घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक विकास के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, ये शैक्षिक विकास के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। इस शिक्षा नीति में 10+2+3 की राष्ट्रीय संरचना को अपनाने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने, शैक्षिक अवसरों की समानता, नवोदय विद्यालय की स्थापना आदि पर विशेष जोर दिया गया। किन किन बातों पर? 10+2 की राष्ट्रीय संरचना को अपनाने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने, शैक्षिक अवसरों की समानता, नवोदय विद्यालयों की स्थापना आदि पर विशेष जोर दिया गया। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत विभिन्न संकल्पों की समीक्षा की जाएगी। जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बातें की गई हैं या संस्तुतियाँ बनाई गई हैं, उनको प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में उनकी समीक्षा की जाएगी कि कहाँ तक सार्थक सिद्ध हुई हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। इन सब की जांच की जाएगी। अतः इसी क्रम में 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई। 1986 के बाद में 1992 में किसकी समीक्षा की गई? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई। उसमें कतिपय संशोधन किए गए जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 कहा गया। यानी 1986 की जो संस्तुतियाँ थीं वो कहाँ तक सफल रही हैं, इसके लिए 1992 में क्या किया गया? एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। एक कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं उसको हम कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 कहेंगे। हम देखते हैं भारत सरकार के द्वारा 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न भागों में किए गए प्रमुख संशोधन। यानी 1992 में जो क्रियान्वयन किया गया उसमें क्या क्या संशोधन 1986 की शिक्षा नीति में थे उनको किया गया। अब देखते हैं पहला बिंदु हम समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया जाएगा। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो साक्षरता की बात कही गई, 92 में उसके लिए क्या कहा गया हम देख रहे हैं। समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया जाएगा। यानी समग्र साक्षरता, सभी लोग साक्षर हों, संपूर्ण साक्षरता की बात यहाँ पर की गई, उस पर जोर दिया जाएगा। यानी जो चीज़ें छूट गई हैं उनको पूरा किया जाएगा। अगला बिंदु रुचि आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। रुचि आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण, लोगों की जिस क्षेत्र में रुचि होगी, जिस व्यवसाय को करने की रुचि होगी या जो कौशल विकसित करना चाहते हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन हो ताकि लोग जागरूक हों और अपनी रुचि के अनुरूप व्यवसाय का निर्धारण कर सकें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण से जोड़ने पर जोर दिया गया। यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण से जोड़ा गया जाए, राष्ट्रीय एकता से जोड़ा जाए, पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाए। किसको? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को। लघु परिवार से जोड़ा जाए, नारी समानता को प्रोत्साहन दिया जाए और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण
से जोड़ने पर जोर दिया जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण हो, सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, सभी साक्षर बने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक स्कूल में 3 कमरे तथा 3 अध्यापक होंगे। और 1992 में ये कहा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा से संबंधित सुविधाएं होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो पूरी होनी चाहिए। 3 बड़े कमरे और 3 अध्यापकों की बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जाए, यानी प्राथमिक स्तर से आगे बढ़ाकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया जाए। अगला बिंदु है 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। यानी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सभी साक्षर हो, यानी समग्र साक्षरता की बात कही गई है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा, यानी जो अभी हमें 100% साक्षरता का परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अभियान चला करके पूरा किया जाए, यानी सभी तक शिक्षा पहुँचे, समग्र साक्षर हों। शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय का जो भी प्रतिशत है उस आय का 6% से अधिक शिक्षा पर खर्च किया जाए। यानी जैसे राष्ट्रीय आय 100 रुपये है तो केवल शिक्षा पर 6% से अधिक खर्च किया जाए धन, ताकि हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, अच्छी शिक्षा सभी को मिले और सब तक शिक्षा पहुँचे। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन अथवा संशोधन न करके मात्र संकल्पों को अधिक व्यापक किया गया तथा कुछ संकल्पों को अधिक दृढ़ किया गया। यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो संकल्प थे कुछ संकल्प को अधिक व्यापक किया गया और कुछ को बहुत ही दृढ़ यानी मजबूत किया गया कि ये कार्य होना ही है। अब हम देखते हैं इसी में यशपाल समिति 1992-93 भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। समिति के अध्यक्ष के नाम पर इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति को यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे शिक्षा बिना बोझ के यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक शीर्षक दिया गया। इसमें अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए जो निम्नवत हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। अब इसी में देख लेते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1992 को स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए, यानी जैसे हम देखते हैं इस समय वर्तमान में क्या है कि बच्चों पर बहुत बोझ है, बच्चों का जितना वजन नहीं है उससे ज़्यादा उनके बस्ते का बोझ है। बच्चे बेचारे अपना बस्ता विद्यालय तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं, इतना वजन है। तो यशपाल समिति ने यह प्रयास किया कि बिना बोझ के शिक्षा बच्चों को दी जाए, क्योंकि जब बिना बोझ की शिक्षा होगी तो बच्चे और भी अपनी रुचि प्रदर्शित करेंगे, यानी शिक्षा में रुचि लेंगे, पढ़ने में रुचि लेंगे। इस समिति के अध्यक्ष यशपाल महोदय थे, इसीलिए अध्यक्ष के नाम पर ही इस समिति को यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं क्या क्या सुझाव यशपाल समिति ने दिए शिक्षा बिना बोझ पर शीर्षक में। तो इन्होंने पहली बात कही है, पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए ताकि इन कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सके। यानी क्या बताया है, पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। दूसरे बिंदु में इन्होंने कहा है ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। किनका? शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य क्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सकें। कौन कौन से कार्य? नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सकें। अगला बिंदु, पाठ्य पुस्तकों को स्कूलों की संपत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को
खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो विद्यालय में ही रहें, वहीं से बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाएं और वहीं जमा कर ली जाएं, ताकि बच्चे बस्ते के बोझ से बच सकें, बिना जो है बोझ के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य न दिया जाए, और ये भी बताया गया क्या कि प्राइमरी के बच्चों को यानी गृह कार्य होमवर्क न दिया जाए, होमवर्क के बोझ से उनको मुक्त रखा जाए। अगला बिंदु है छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाए। शिक्षा दर्शन नामक जो है नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें छात्र, अध्यापक और अभिभावक उससे चीज़ों को जान सकें। पूछा जा सकता है प्रश्न कि शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम किस समिति ने प्रारंभ किया या शुरू किया, तो आप बता देंगे यशपाल समिति ने। अगला बिंदु, प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा भाषा की पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय व बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान दिया जाए। यानी जो स्थानीय भाषा हो उस भाषा को महत्व दिया जाए, उचित स्थान दिया जाए, बोलचाल के मुहावरों को भी उचित स्थान दिया जाए। अगला बिंदु, पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव और सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। कठिन तथा बोझिल भाषा का प्रयोग न किया जाए, और ये भी बताया गया कठिन और बोझिल भाषा का प्रयोग न किया जाए। बच्चों को उनकी भाषा में चीज़ों को सिखाया जाए ताकि वो चीज़ें आसानी से सीख सकें। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने को अधिक स्थान दिया जाए। अनावश्यक एवं महत्वहीन सामग्री को हटा दिया जाए। क्या कहा गया है कि विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने को अधिक स्थान दिया जाए, यानी प्रैक्टिकल वर्क पर जोर दिया जाए। जब हम बच्चों को प्रयोग करके चीज़ें सिखाएंगे तो वो चीज़ें मानस पटल पर स्थायी रूप से बैठ जाएंगी और बच्चा उन चीज़ों को आसानी से सीख जाएगा और पूछने पर वो बताएगा भी, क्योंकि जब बच्चा करके जो चीज़ें सीखता है वो बहुत जल्दी सीखता है और उनको लंबे समय तक याद रखता है। अनावश्यक एवं महत्वहीन सामग्री को हटा दिया जाए। जो भी पाठ्यक्रम में अनावश्यक चीज़ें हों या जिनका कोई महत्व ना हो उनको पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। यशपाल समिति के द्वारा दिए गए सुझाव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी। और ये कहा जा सकता है कि इस समिति ने यानी यशपाल समिति ने जो बुनियादी मुद्दे थे उनका चिंतन किया, उन पर विचार किया, मनन किया और इस दिशा में एक नई दृष्टि दी। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और यशपाल समिति का अध्ययन किया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा नोट्स बनाते चलिए ताकि परीक्षा में आपको सहूलियत रहे। थैंक यू।